हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी टॉपिक के आधार पे हम प्रीलिम्स क्वेश्चंस देखते हैं। उन क्वेश्चंस के आधार पे फिर जो नए टॉपिक्स आए होते हैं द हिंदू के अंतर्गत, उससे रिलेटेड MCQs देखते हैं, जिसके 2025 के एग्जाम में आने की प्रायिकता होती है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा सबसे बेस्ट न्यूज़ एनालिसिस है वो पेज नंबर 1 का है। जो साउथ का जो शेयर है, कल जो एक न्यूज़ आया था कि साउथ का शेयर कम होने की संभावना है, जो नया डिलिमिटेशन होगा उसके आधार पे। तो जो गृह मंत्री उन्होंने कहा है कि साउथ का जो शेयर है, यानी सीट्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स जो है लोकसभा का, वो इफेक्ट नहीं होगा। इस संदर्भ में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे डिलिमिटेशन आयोग का इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कार्य करती है, इसका मैंडेट क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक्ट के थ्रू बना हुआ है। इसके बाद इसके अन्य प्रावधान की चर्चा करेंगे, फिर चुनौतियां जो होती है और समस्याएं जो होती है उसके समाधान पे भी चर्चा करेंगे। तो सर ये लेट्स गेट ट्यून ऑफ द न्यूज़ एनालिसिस। और हमारा PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस ग्रुप पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ हमारा ये है कि गृह मंत्री ने कहा है कि परिसीमन का कोई असर नहीं होगा, यानी कि निगेटिव असर नहीं होगा, खास करके जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी लोकसभा सीटों पे। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मोदी के वादे के अनुसार, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के वादे के अनुसार जो है लोकसभा सीट की कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यदि सीटों की संख्या बढ़ती है तो दक्षिण राज्यों को भी उसका उचित हिस्सा दिया जाएगा। DMK सांसद ए राजा ने पूछा है कि क्या जनसंख्या के आधार पे तय होगा ये, या मौजूदा सीट के आधार पे इन चीज़ों को तय किया जाएगा। गेट स्टार्टेड। और परिसीमन आयोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। परिसीमन आयोग जो है, इसका अर्थ है संसद और विधानसभा क्षेत्रों में सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। परिसीमन का मतलब होता है ताकि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। तो भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका प्रबंधन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित एक्चुअली हमें ऐसे चलना चाहिए, दिस रूट शुड बी बेटर। अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम पारित किया गया था अनुच्छेद 82 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्यसभा सीटों का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन अधिनियम 2002 के अंतर्गत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, और 330 और 332 के तहत जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है परिसीमन के अंतर्गत। चलिए संवैधानिक और कानूनी आधार देखते हैं। तो अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद जो है परिसीमन आयोग जनगणना के बाद एक संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम पारित किया जाता है और उसके आधार पे नया परिसीमन किया जाता है, ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद आर्टिकल 82 के तहत। तो अनुच्छेद 170 की अगर बात करें तो राज्य विधानसभा में सीटों के परिसीमन के बाद तय की जाती है उसकी संख्या। 2002 सीटों के सीमा निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो 330 और 332 के तहत है। डिलिमिटेशन आयोग की अगर बात करें, परिसीमन आयोग की बात करें, तो अभी तक 4 बार हो चुका है, 1951, 1961, 1971 और 2001 में, और लास्ट जो है परिसीमन हुआ था 2001 में। नेक्स्ट जो होना है वो 2026 में होना है। 2026 के बाद जो है परिसीमन संभावित है। और 42वां, एक चीज़ याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 के तहत, इसे स्थगित कर दिया गया था 2026 तक के लिए। परिसीमन की आवश्यकता क्यों होती है? समान प्रतिनिधित्व किया जा सके, ताकि समान जनसंख्या जो है, लगभग ऑलमोस्ट समान जनसंख्या को समान सीट मिले लोकसभा के अंतर्गत। चुनाव निष्पक्ष हो और अधिक से या कम प्रतिनिधित्व को ये रोके। जनसंख्या का जो परिवर्तन है, शहरी और प्रवासन के कारण जनसंख्या परिवर्तनों को भी ये इंक्लूड करता है। फैक्टर जो है प्रतिनिधित्व जो निर्धारक करने वाले कारक हैं, जनसंख्या सबसे मोर जो है सीट पे इफेक्ट करता है। भौगोलिक क्षेत्र जो है ये इफेक्ट करता है स्पेशल कंसिडरेशन के आधार पे। SC/ST का आरक्षण जो इंश्योर करता है सोशल जस्टिस को। केंद्र शासित प्रदेश में भी रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म तैयार किया जाता है, और बाई कैमरल और यूनिकैमरल यानी कि द्विसदनीय और एक सदनीय जो प्रणाली है उसके आधार पे भी प्रतिनिधित्व निर्धारण किया जाता है। विभिन्न विधायी निकायों के में प्रतिनिधित्व देख लीजिए। लोकसभा में पॉपुलेशन के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा में जो है स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है, पॉपुलेशन के आधार पे नहीं होता है। स्टेट असेंबली में जो है स्टेट पॉल्यूशन और ज्योग्राफी के आधार पे किया जाता है, और पंचायती राज और नगर निकाय में
लोकल जो पॉपुलेशन होता है उसके आधार पे सीटों का निर्धारण किया जाता है। समस्या और चुनौती क्या है, तो जो जनसंख्या असंतुलन है, दक्षिण राज्य इसका विरोध करते हैं क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को उन्होंने नियंत्रित किया है और उनका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण करना हमारे लिए पॉजिटिव हमने कार्य किया है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, और अगर हमें सीट कम होता है तो अच्छे कार्य का बुरा परिणाम हो सकता है। सो उन्होंने इसका विरोध ये करते हैं। राजनीतिक संवेदनशीलता, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने से राज्यों में सत्ता संतुलन प्रभावित हो सकता है। परिसमन स्थगन जो 1976 में सीटों के जो आवंटन किया गया था उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया गया। उत्तरी और दक्षिणी विभाजन, अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों यानी उत्तर के राज्य को अधिक सीट मिलने की संभावना हो सकती है, इससे एक संतुलन जो है उत्तर दक्षिण में ये बिगड़ सकता है। वे फॉरवर्ड क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डेटा आधारित जो मॉडल है उसका उपयोग कर न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत है। संतुलित फार्मूला अपनाने की जरूरत है जिसमें जनसंख्या और विकास दोनों पर ध्यान रखा जाए और सार्वजनिक परामर्श ताकि हितधारक जो है राज्य और विशेषज्ञ को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इससे ये तय हो सकता है कि कोई भी चीज़ बायस्ड न हो ऐसा करने के लिए। इस प्रकार जो है परिसीमन जो है निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक होता है, लेकिन राजनीतिक और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान भी इसके तहत जरूरी है ताकि जो संतुलित परिसीमन करके हम सच्चे लोकतंत्र की नींव रख सकें। तो परिसीमन लोकतंत्र की नींव है, इसको बैलेंस करना भी जरूरी है और उसी के साथ साथ जो विकास है, विकास के कारण जो समाधान हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही, उसको भी इन चीज़ों में इंक्लूड करने की जरूरत होगी। इस संदर्भ में हमने आपको 2012 के क्वेश्चन दिए हैं, परिसीमन आयोग के विषय में आपको विचार करने हैं। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही है। और सेकंड है, परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य सभा के विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। दोनों ही विकल्प सही है। और परिसीमन जो एक तरीके से राजनीतिक कार्य आप समझ सकते हैं, हालांकि इसमें कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव जो आप कह सकते हो कि शक्ति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव समझ होती है, उसको लाने की कोशिश की जाती है। तो दोनों सही क्यों है, तो आर्टिकल जो हमारा है 229 ए के तहत जो भारत का संविधान है, परिसीमन आयोग की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया है इसके तहत। और एक बार जब परिसीमन आयोग अपने आदेश को अंतिम रूप दे देता है तो केवल सूचना के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। लोकसभा या राज्य विधानमंडल में इसे संशोधन का कोई ताकत नहीं होता। परिसीमन आयोग जो है संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम के तहत स्थापित एक उच्चाधिकार निकाय होता है। तो इस प्रकार जो है परिसीमन आयोग आप कह सकते हैं एक क्या है, संसद द्वारा स्थापित होता है और संसद द्वारा स्थापित होने के कारण ये संवैधानिक निकाय आप इसे नहीं कह सकते बल्कि ये वैधानिक निकाय होगा। परिसीमन एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो है इसका निर्णय अंतिम होता है और किसी भी न्यायालय में चुनौती इसको नहीं दी जा सकती। और साथ ही साथ एक बार स्वीकृत होने पर जो है राज्य विधानमंडल या लोकसभा इसे संशोधन नहीं कर सकते। इस संदर्भ में आपको एक नया क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसके 2025 में पूछे जाने की प्रायिकता हो सकती है। तो परिसीमन आयोग के संदर्भ में आपको विचार करना है। परिसीमन आयोग प्रत्येक लोकसभा आम चुनाव के बाद आयोजित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। परिसीमन आयोग तो पहला अगर हम काट दें तो ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। परिसीमन आयोग एक अस्थायी निकाय है जिसे संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम के तहत गठित किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये बार बार गठन किया जाता है, ये हमेशा कंटिन्यू बना हुआ नहीं रहता है। नवीनतम परिसीमन आयोग 2002 में स्थापित किया गया था। 2 और 3 हमारा सही विकल्प है। फर्स्ट गलत क्यों है, क्योंकि परिसीमन आयोग प्रत्येक लोकसभा आम चुनाव के बाद नहीं बल्कि प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है और जनगणना का कार्य अभी हुआ भी नहीं। और देखिए बिना जनगणना किए परिसीमन किया जाता है, मतलब कितना समझदारी वाला कार्य भारत में हो रहा है। लास्ट परिसीमन जो है अंतिम परिसीमन आयोग 2002 में गठित किया गया था जो 2001 की जनगणना पे आधारित था। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो एनजीटी यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। और इसके अंतर्गत जो ट्री काटे गए थे कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी गवर्नमेंट विदाउट फाइनल अप्रूवल के पेड़ काटे गए थे। इसके कारण जो है ये एफएसआई ने एनजीटी को कहा है और इस कारण से एफएसआई और एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो डेटा का सर्वे करती है और एनजीटी
एनजीटी जो 2002 के अधिनियम से शायद बना था, और ये एक अर्धन्यायिक निकाय। तो इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि दोनों के कार्य क्या क्या हैं, दोनों को कहाँ से अथॉरिटी मिलती है, और अन्य जो समस्याएं होंगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर हम एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो पहले थोड़ा सा न्यूज़ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतिम मंजूरी के बिना कांवड़ यात्रा मार्ग के लिए 17,607 पेड़ काटे थे। ये एफएसआई की रिपोर्ट बता रही है। सो भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसको बताया है कि गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर में 17,607 पेड़ कांवड़ यात्रा मार्ग में काटे गए थे, जिसमें जो है अंतिम मंजूरी उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने 111 किलोमीटर लंबे परियोजना के लिए वनों की कटाई की पुष्टि की है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पुष्टि की कि परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने से पहले अंतिम मंजूरी नहीं दी गई थी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ये अंतिम मंजूरी देता है इसके किसके लिए? पेड़ों की कटाई के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो स्टेटमेंट है ये हो सकता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका गठन जो है 1981 में स्थापित किया गया था। ये स्वायत्त संगठन है पर्यावरण मंत्रालय के तहत, और इसकी जिम्मेदारी जो भारत में वन संसाधनों का आकलन करना और निगरानी करना, यही चीज़ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे नोट्स को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस कॉन्टैक्ट नंबर से ले करके। इसके कार्य क्या हैं? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के ये वन आवरण मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करती है, कार्बन भंडारण का अनुमान का रिपोर्ट जारी करती है, वन अग्नि निगरानी करती है, और भौगोलिक सूचना प्रणाली और रिमोट सेंसिंग करती है, और इसके तहत से जो है फॉरेस्ट की मैपिंग की जाती है, वन का सूचीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे स्पीसीज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, उसका भी सूची इसके अंतर्गत बनाया जाता है। प्रतिपूरक वनीकरण निगरानी इसके तहत आता है, और ये ट्रैक करती है अफॉरेस्टेशन जो प्रोजेक्ट्स है उसको भी। प्रमुख रिपोर्ट की बात करें तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है, जो प्रत्येक 2 साल में होती है। ये महत्वपूर्ण है वन स्थिति रिपोर्ट, और ये महत्वपूर्ण ये है कि ये 2 साल में प्रकाशित होती है, प्रत्येक वर्ष प्रकाशित नहीं होती। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करें तो फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.71% इंडिया के लैंड पे है, और मैंग्रोव में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में, और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर रखते हैं। इसके अंतर्गत चुनौती देख लीजिए तो वनों की कटाई और शहरीकरण की समस्या, वनाग्नि और जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण और डेटा विसंगतियां इसके तहत आपको चुनौती देखने को मिल सकती है। क्या करना चाहिए हमें? तो तकनीकी आधारित निगरानी को बढ़ानी चाहिए, जिसमें एआई, ड्रोन्स और रिमोट सेंसिंग को यूज़ किया जाना चाहिए। कड़े संरक्षण कानून का पालन किया जाना चाहिए, और इसके लिए सामुदायिक भागीदारी भी आवश्यक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत किया गया था। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है जो पर्यावरण विवादों का समाधान करती है, और ये जो कानून प्रवर्तन करती है आईईए, वन, जल, वायु और अधिनियम के तहत ये सारे प्रवर्तन करती है नियमों का। तो और इसके आदेशों को चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के तहत। आगे देखते हैं इसके अधिकार और कार्य क्षेत्र क्या है। तो सभी प्रमुख पर्यावरणीय कानून को कवर करता है। उसके 5 क्षेत्रीय पीठ हैं जो दिल्ली, पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई में है। निर्णय बाध्यकारी होते हैं इसके, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये सुनता है। प्रमुख मामले देख लीजिए, एलजी पॉलीमर गैस रिसाव 2020, पटाखों पर प्रतिबंध 2022, और यमुना प्रदूषण मामला जो है इसके तहत प्रमुख अभी जो लेटेस्ट केस हैं वो हैं। चुनौतियां क्या है? तो सीमित अधिकार प्राप्त है, इन्हें कार्यान्वयन की समस्याएं हैं, और अधिक मामलों के कारण जो है बोझ बढ़ता है मामलों का। तो इस प्रकार जो है एफएसआई और एनजीटी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की रक्षा और हरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए करना और स्थिरता की कुंजी है। मतलब हमारी जो डेवलपमेंट है उसको भी अगर हमें स्थिर करना है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा? वनों की रक्षा करनी होगी और हरित न्याय को सुनिश्चित करना होगा। और इन दोनों ही काम करने के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक महत्वपूर्ण निकाय है।
इस संदर्भ में आपको एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो 2025 में पूछे जाने की प्रायिकता हो सकती है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्य कार्य भारत में वन संसाधनों का आकलन और निगरानी करना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो पर्यावरणीय विवादों को हल करता है और EIA वन अधिनियम, जल अधिनियम, वायु प्रदूषण जैसे प्रदूषण अधिनियम जैसे कानूनों को लागू करता है। किसी भी बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजना के लिए पेड़ कटाने से पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अंतिम मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है, बल्कि कौन देता है? पर्यावरणीय मंत्रालय जो है वो अंतिम मंजूरी देता है। तो थर्ड विकल्प हमारा गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट ऑप्शन। सो ध्यान रखिएगा, इसकी जो अंतिम जो आप कह सकते हो कि पेड़ काटने की मंजूरी दी जाती है वो NGT के द्वारा नहीं दी जाती, बल्कि मिनिस्ट्री जो है, पर्यावरण मंत्रालय और कुछ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी अथॉरिटी प्राप्त है। प्रमुख बिंदु ये आप डिटेल्स देख लेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जा करके आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला हमारा है पेज नंबर 3 पे, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेड्डी साहब, उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स के हैं वो भी स्टेबल हो रहे हैं क्रमिक रूप से। सो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जाति सर्वे पर कहा है कि जनसंख्या स्थिर हो रही है, वेदर इट इज़ हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन, इट डजेंट मैटर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी ने विधानसभा में प्रस्तुत जाति सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि जनसंख्या, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल हैं, स्थिर हो रही है। जाति सर्वे में मुस्लिम आबादी 12.56 दर्ज की गई है, जो पहले की सुधीर समिति रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी, समिति द्वारा रिपोर्ट 12.68 से थोड़ी कम है। सर्वेक्षण का प्रमुख निष्कर्ष क्या है? इस सर्वेक्षण में 5 वर्ग शामिल किए गए थे, BC, SC, ST सामान्य वर्ग, और मुस्लिम BC और मुस्लिम OC मुस्लिम के सामान्य वर्ग। मुस्लिम पिछड़ा वर्ग जो है आबादी 10.08% और मुस्लिम सामान्य वर्ग आबादी जो है 2.48 पाई गई है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण में मुस्लिमों की कुल प्रजनन दर जो है 2.6% से घटकर 2.3% हो गई है, जो जाति सर्वे में भी दिखाई दिया है। अब हम इस संदर्भ में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जाति सर्वेक्षण क्या है। तो जाति सर्वेक्षण क्या है? सामाजिक आर्थिक अध्ययन है जो जनसंख्या के विभिन्न जातियों का डेटा एकत्र किया जाता है। इसके तहत भारत की जनगणना केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा एकत्र करती है, जबकि जाति सर्वेक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को भी शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में जो प्रावधान है वो क्या है आप देख लीजिए। तो संविधान के अंतर्गत प्रावधान अनुच्छेद 340 जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है आयोग की स्थापना करने के लिए। अनुच्छेद 14(4) में सरकारी नौकरियों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया। 15(4) और 15(5) में शैक्षणिक उन्नति और सामाजिक उन्नति के बाद किए गए हैं। सो दिस इज आयोग नियुक्ति 340 में पिछड़े वर्ग के लिए, 15(4) और 15(5) में शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है। सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान जो 16(4) के अंतर्गत दिया जाता है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है 2011, इसके तहत आप देख लेंगे। अगर हम थोड़ा सा देखें इसके जो डाटा है, जाति का डेटा, आर्थिक जातियों का आर्थिक डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है OBC का डेटा जारी नहीं किया गया था। फर्स्ट सर्वे जो है 1931 में पहली बार आधिकारिक जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद से अभी तक कोई जातिगत एक्चुअल डाटा जारी नहीं किया गया। प्रमुख सरकारी आयोग की बात करें तो मंडल आयोग जो है OBC के लिए 27% आरक्षण की जो है सिफारिश की थी। कालकेर आयोग ने OBC की पहचान का पहला प्रयास किया था। कालेलकर रोहनी आयोग ने OBC के भीतर उपवर्गीकरण की सिफारिश की ताकि आरक्षण समान रूप से बांटे जा सके। हाल में जो जाति सर्वे हुआ है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2013, विस्तृत जाति आधारित जनगणना डेटा जारी किया गया है। कर्नाटक जाति जनगणना 2025 अब तक प्रकाशित नहीं हुई, डेटा एकत्रित किया गया लेकिन आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है। अन्य राज्य जाति सर्वेक्षण पर विचार कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये लोग विचार करते ही रहेंगे क्योंकि अभी इसमें सरकार जो है वो इसको चाहती नहीं है। इशू, चुनौती और मुद्दे देख लीजिए तो राजनीतिक संवेदनशीलता की समस्या आती है। नए आरक्षण प्रावधान और वोट बैंक की राजनीति इस पर प्रभाव डाल सकती है। डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं, इसमें जातिगत डेटा के दुरुपयोग की संभावना है। कानूनी और संवैधानिक बहस देख लीजिए, क्या जाति आधारित
सर्वे राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए या केंद्र द्वारा। एक समस्या प्रमुख है जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई आप काम मत करो, हम ही काम करेंगे, और हम करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सो हमें क्या करना चाहिए आगे, पारदर्शी डेटा संग्रह करना चाहिए, राष्ट्रीय जाति जनगणना करने की ज़रूरत है। जाति जनगणना तो छोड़िए, जो नॉर्मल जनगणना है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है 2021 से, और डिलिमिटेशन आयोग बट जो है गठन करने की बातें हो रही हैं। सामाजिक न्याय और कल्याण के लिए जाति डेटा का उपयोग करना सुनिश्चित है। इस प्रकार जो है जाति सर्वेक्षण नीतियों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक उपकरण है, लेकिन इसे निष्पक्षता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता भी है। इस संदर्भ में आपको एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसको आपको जो कमीशंस थे और उसके रिकमेंडेशंस थे उसके मैच करना है आपको। मंडल कमीशन ने क्या कहा था, रिकमेंडेशन किया था 27% ओबीसी रिजर्वेशन। कालेलकर समिति ने सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी फॉर इक्विटेबल रिजर्वेशन और फर्स्ट एफर्ट टू रिकॉग्नाइज ओबीसी इन इंडिया कालेलकर का था, और ये थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट का बी हो गया, सेकेंड का सी हो गया, और थर्ड का ए, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हेयर मेरे समझ से। सो ऑलरेडी इसका डेटा हमने आपको ऊपर बता दिया है। इस संदर्भ में प्रीलिम्स के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे, और इन सारी चीज़ों की जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ के थ्रू आप ले पाएंगे। अगला हमारा है पेज नंबर 6 पे, जो पैनल 6 पेनल्टीज फॉर प्रॉक्सी रूलिंग मेड बाय कीन ऑफ वुमेन पंचायत। देखो इसमें है क्या, पंचायत में जो महिलाएं हैं ना, वो महिलाएं खुद से मतलब ऐसा है, दिक्कत है कि जो महिलाएं हैं, वोमेन है, वो रिप्रेजेंटेशन तो उनको मिल गया है, खास करके 33% का रिजर्वेशन, बट जो काम करते हैं सीट तो उन्हें मिल गई है, लेकिन जो कार्य है वो डायरेक्टली रूप से नहीं कर पाते। सामान्यतः जो पति होते हैं वो पति ही अपना पत्ता चलाते हैं, महिलाएं अपना पत्ता नहीं चला पाती। तो ये एक इशूज़ है, इसको लेकर के क्या किए जाने चाहिए उसका थोड़ा सा इसमें बात किया गया है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे जो पंचायत प्रणाली है उस प्रणाली का बैकग्राउंड देखेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैंडेट्स वो हम देखेंगे, इसमें जो इश्यूज़ है उसको भी देखेंगे, और फिर हम रिकमेंडेशंस जो होंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। सो प्रॉक्सी रूल जो हो रहा है पंचायती राज में पतियों के द्वारा, उसको रोकने के लिए ये प्रावधान करने की आवश्यकता है। ऐसा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। महिला पंचायत प्रमुखों के पुरुष रिश्तेदार द्वारा प्रॉक्सी शासन को रोकने के लिए समिति ने दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। केरल की तरह महिला विशिष्ट आरक्षण और नीतिगत हस्तक्षेप बनाने की जरूरत है। सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह जैसे संरचनात्मक सुधार किए जाने चाहिए। हेल्पलाइन और निगरानी समितियों के माध्यम से तकनीकी निगरानी की जानी चाहिए। शिक्षा की अनिवार्यता की जानी चाहिए। पंचायत जो है अध्यक्ष के लिए न्यूनतम शिक्षा स्तर पर बहस होनी चाहिए, और दंडात्मक प्रावधान जो है पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए। अब देखो बड़ा समझदारी की बात है भाई कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, दिया गया, महिलाएं अपना काम स्वतंत्र रूप से किए जाए, सही बात है। लेकिन सोचो हमारे पास संसद है, हमारे पास विधानसभा है, क्या संसद में महिलाएं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है? क्या वो वहाँ पे रूल बनाती है? सच्चाई तो ये है कि हमारे इंडिया में रूल बनाने का कार्य भी प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाता, और जब प्रतिनिधि द्वारा रूल एंड लॉ बनाने के कार्य किए ही नहीं जाते, इनडायरेक्टली रूप से किए जाते हैं, तो क्या संसद में महिलाओं को वास्तव में, या संसद में पुरुषों को ही वास्तव में ये आप कह सकते हो कि इन्वॉल्व हैं क्या? डायरेक्टली ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व नहीं होते, मुश्किल से 2 4 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो भी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके देखते हैं, चेक करते हैं, और उसके आधार पे अपने हिसाब से रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। जो मास जो है संसद में सांसद जो होते हैं वो भी केवल उसको थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं और उसका समर्थन या विरोध करते हैं। उसी तरीके से विधानसभा में भी यही स्थिति है। अब पंचायत का देख लो, संविधान में आप संसद में कर नहीं पा रहे, विधानसभा में कर नहीं पा रहे, और पंचायत में करने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या है? क्या ये कहीं और मामला तो नहीं है? इसके अंतर्निहित कुछ और भी विचार नहीं है? सोचिए जरा आप, और कुछ हो ऐसा तो हमें भी कमेंट जरूर करें। सो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो पंचायती राज स्थानीय स्वशासन के जो है विकेंद्रीकरण प्रणाली है, इसमें ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है नीतिगत लोकतंत्र को मजबूत करना और लोगों की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करना।
जिसमें संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए, जो अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत और सुशासन की बात करता है। अनुच्छेद 243 और 243 ओ जो है 43 से 43 ओ तक संरचना, शक्तियां और कार्य का उल्लेख संविधान के तहत किया गया है। जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लाया गया था। और 11वीं अनुसूची में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि विषय आई थिंक 29 विषय इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये 29 विषयों की सूची यहाँ पे दी गई है। बाकी हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स को। पंचायती राज प्रणाली कैसी है, तो ग्राम स्तर पे जो है ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर समवर्ती मध्यवर्ती प्रशासनिक इकाई, और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद, जो जिला स्तर के शीर्ष निर्णय लेने वाली निकाय होती हैं। त्रिस्तरीय संरचना आपने ऑलरेडी देख लिया है। पंचायत की शक्ति और कार्य क्या है, तो नागरिक प्रशासन, जलापूर्ति और स्वच्छता का प्रबंधन करना जो है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि भी इसके अंतर्गत आता है। आर्थिक विकास की बात करें तो कृषि, ग्रामीण उद्योग और स्वराज को बढ़ावा देना भी इसके अंतर्गत आता है। ग्राम स्तर पर जो छोटे विवाद होते हैं उसको सुलझाने का कार्य भी पंचायत के द्वारा किया जाता है सरपंचों के माध्यम से। पंचायती राज में आरक्षण की बात करें तो पंचायती राज में आरक्षण का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। यह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण प्रदान करता है जिससे समावेशी शासन सुनिश्चित हो सके। संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण को अनिवार्य बनाता है, और अनिवार्य तो बनाता है लेकिन कितना है क्या है वो हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 243D के अंतर्गत SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 243T के तहत शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका में आरक्षण लागू किया गया है। 11 शेड्यूल के अंतर्गत 29 विषय जो है वो जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिया गया है। आरक्षण की श्रेणियों की बात करें तो ग्राम, ब्लॉक या जिले स्तर पर ST की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया जाता है। यह तीनों स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पे लागू होता है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। SC, ST महिलाओं के ऊपर भी लागू होता है, और बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में जो है 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। OBC की बात अगर करें आरक्षण की तो राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं में OBC आरक्षण की शक्ति है, और ये जो है 27% रिजर्वेशन तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। आरक्षण को मजबूत करने के लिए सरकारी पहल क्या है, पंचायत राज में 50% महिलाओं को आरक्षण का प्रस्ताव है। कुछ राज्यों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये केंद्रीय स्तर पे भी हो सकता है, प्रस्ताव किया गया है। SC, ST, OBC और महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए, और ई पंचायत मिशन जो है भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल शासन मंच है। पेशा अधिनियम 1996 जो आदिवासी क्षेत्र में के लिए जो है विशेष संरक्षण प्रदान करता है। पंचायती राज में चुनौतियां क्या है, वित्तीय स्वायत्तता की कमी होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और महिलाओं की भागीदारी कम होती है। डिस्पाइट 33% रिजर्वेशन जो है वास्तविक भागीदारी कम होती है, और खास करके अभी जो डिबेट चल रहा है उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ये देखा कि महिलाएं तो प्रतिनिधि हैं लेकिन कार्य कौन करता है, तो महिला के पति करते हैं। धन आवंटन में पारदर्शिता की कमी के कारण भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग होता है। मजबूत करने के लिए पंचायती राज को क्या किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जिसके तहत जो है स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कई योजना शुरू की गई है। ई पंचायत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 14वीं और 15वीं वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि अधिक वित्तीय सहायता और स्वायत्तता प्रदान की जाए, और ग्रामीण नागरिकों को भूमि जो स्वामित्व रिकॉर्ड है उनको उनके अंतर्गत स्वामित्व योजना के अंतर्गत भी इन्हें शामिल किया जा रहा है। अर्थात पंचायती राज जो है ग्रामीण लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, जो जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करता है, लेकिन वित्तीय सशक्तिकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। और महिलाओं को अगर हम शिक्षित करें और उनको बेटर थिंकिंग एबिलिटी दे सकें, मेंटल एबिलिटी, तो हम उसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक प्रश्न है जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और संविधान में भाग 9 और 11 अनुसूची जोड़ी गई। बिल्कुल सही बात है।
73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पूरे भारत में 50% अनिवार्य नहीं करता बबुआ। सेकेंड नंबर गलत हो गया। तो अब हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ गया है। पंचायती राज संस्थाएं ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य करते, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड गलत क्यों है? क्योंकि पंचायती राज में महिलाओं को जो आरक्षण मिला हुआ 33% आरक्षण का प्रावधान है। सभी राज्यों में 50% अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ राज्य जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश ने इसे 50% तक बढ़ा दिया है। मुख्य तथ्य हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अगला हमारा पेज नंबर 12 से जो ईयू से रिलेटेड है और इंडिया के स्पेसिफिक कंसर्न है कार्बन टैक्स लेवी ऑन इम्पोर्ट्स को लेकर के। तो इस संदर्भ में जो बनाए गए हैं मैकेनिज्म बनाए गए हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे इसकी विशेषता क्या है, ये कैसे कार्य करती है और इसके संबंध में जो चिंताएं हैं वो चिंताएं क्यों है, कैसे प्रभावित करेगी वो, और इसका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। और इस संदर्भ में जो ईयू का जो आप कह सकते हैं क्या इन्वॉल्वमेंट होगा भारत सरकार के साथ, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा न्यूज़ हम थोड़ा सा देखते हैं कि यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर भारत की चिंताओं को स्वीकार किया है और अगले साल से कार्बन गहन आयात पर कर लगाया जाएगा CBAM के अंतर्गत। यूरोपीय संघ का दावा है कि CBAM WTO अनुरूप है, लेकिन चर्चा वो कर सकती है अगर आपको कोई इशू है, यानी भारत को जो इशू है तो EU इस पर चर्चा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष की बैठक में भारत CBAM पर चर्चा करना चाहता, लेकिन यूरोपीय संघ ने इसे एजेंडे में शामिल नहीं कर सका। यूरोपीय संघ के अधिकारी का कहना है कि 90% कंपनियों को CBAM से छूट मिल सकती है अगर ऐसा किया जाए तो। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और यूरोपीय संघ की बात करें तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है एक जलवायु नीति है जिसे यूरोपीय संघ ने कार्बन गहन आयात पर कर लगाने के लिए लागू किया है। इसका उद्देश्य कार्बन रिसाव को रोकना, जिससे EU गैर EU देश भी EU उद्योग के तहत उत्सर्जन मानकों का पालन करें। विशेषता देख लीजिए, ये जो है सीमेंट, इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन पे जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं इस पे अप्लाई होता है। ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन यानी कि तुरंत अप्लाई नहीं होगा। ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2025 जो है के तहत रिपोर्टिंग की गई है और उसका पूर्ण प्रवर्तन जो है 1 जनवरी 2026 तक आयातकों को कार्बन कर देना शुरू करना होगा। टैक्स ऑन जो इमिशंस है कार्बन उत्सर्जन पर कर जो है वो देख लीजिए। आयातकों को उत्पादन के दौरान उत्सर्जित CO2 के लिए CBAM प्रमाण पत्र खरीदने होंगे। यह सुनिश्चित करता है कि EU उत्पादक और विदेशी निर्यातक समान कार्बन मूल्य निर्धारित नियमों का पालन करें। CBAM के उद्देश्य की अगर बात करें तो कार्बन रिसाव को रोकना, जिससे जलवायु कानून जो है कमजोर जो पड़ रहा है उनको ठीक करना, हरित उत्पादन को बढ़ावा देना, समान अवसर सबके लिए सुनिश्चित करना कि EU कंपनियों को उच्च उत्सर्जन देशों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना न पड़े। CBAM का भारत पे प्रभाव क्या होगा? तो भारत जो है निर्यात की लागत बढ़ सकती है कार्बन कर देने के कारण। हरित तकनीकों को अपनाने का दबाव हो सकता है भारत के ऊपर। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है और छोटे उद्योग के लिए जोखिम हो सकता है कि EU की जो कार्बन रिपोर्टिंग आवश्यकता का पालन करना कठिन हो सकता है MSMEs भारत के लिए। सो लीगल और व्यापारिक मुद्दे अगर देखें तो क्या यह WTO के नियमों का उल्लंघन है? तो कुछ तर्क देते हैं, कुछ देश तर्क देते हैं कि CBAM छुपा हुआ व्यापारिक प्रतिबंध है जो WTO के मुक्त व्यापार नियमों का उल्लंघन करता है। जवाबी टैरिफ की संभावना, भारत और अन्य देश EU उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा सकते हैं। विकासशील देश जो हैं कहते हैं कि CBAM उनके आर्थिक विकास को बाधित कर सकती है। तो भारत की प्रतिक्रिया और समाधान देख लीजिए। घरेलू कार्बन बाजार विकसित करना, कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू करना, जैसे EU का उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है। व्यापार समझौतों पर बातचीत की जा सकती है। हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है, दिया जा सकता है और WTO को हस्तक्षेप करने के लिए बोला जा सकता है। अर्थात जो कार्बन मैकेनिज्म है वैश्विक जलवायु नीति में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन व्यापारिक निष्पक्षता के लिए चिंता बनी हुई है। भारत को अपने हरित
संक्रमण को मजबूत करना चाहिए और ईयू के साथ अनुकूल व्यापार शर्त पे विचार करनी चाहिए ताकि हमारा व्यापार भी हो सके, व्यापारिक संबंध भी सकारात्मक रूप से बढ़ सके और साथ ही साथ जो मानक है वो भी बेहतर रूप से क्रियान्वित हो सके। इस संदर्भ में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संबंध में आपको विचार करना है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है एक जलवायु नीति है जिसे यूरोपीय संघ ने कार्बन गन आयात पर कर लगाने के लिए लागू किया। बिल्कुल सही है। सीबीएम का उद्देश्य जो है कार्बन रिसाव को रोकना, जिससे गैर ईयू देश भी ईयू उद्योगों की तरह उत्सर्जन मानकों का पालन करें। बिल्कुल सही है। सीबीएम को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः लागू नहीं किया गया है, तत्काल प्रभाव से नहीं, 2026 जनवरी से लागू किया जाए, 2026 में 1 जनवरी से इसे लागू किया जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अक्टूबर 2023 से संक्रमणशील चरण में है और 1 जनवरी 2026 को ये पूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। मुख्य तत्व जो है हमने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है, ट्रांजेक्शंस वगैरह। सीबीएम जो है ईयू के फिट फॉर 55 पैकेज का हिस्सा है जिसका लक्ष्य जो है 2030 तक ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनके उत्सर्जन को 55% तक कम करना। तो कुछ एक्स्ट्रा डाटा जो होते हैं वो भी हम आपको इसमें दे देते हैं। तो आज के हमारा जो ये न्यूज़ एनालिसिस है और विथ PYQ to MCQ ये यहीं समाप्त होता है। आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्र को शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि लाभ हो, कमेंट करें अगर आपको कोई इशू है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद।